सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि अपने मुद्दे पर आऊं, फतवे का आगाज़ करूं। 24 घंटे ही गुजरे हैं कल के फतवे को, और हमारी ये पुलिस जिसकी कल रज के नज़र उतारी थी, 8 थानों की पुलिस का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करके सिंध पुलिस को जो किसकी बाज गुजार है, जो किसकी अतात गुजार है, कहने की बताने की ज़रूरत नहीं, समझने वाले सब समझते हैं। और फिर क्या ही ज़रूरत है कि वो बात जो कल कर चुका हूँ अब भी खुल करके करूँ। लेकिन कराची पुलिस अपनी मुस्तैदी का सबूत देने पर तुल गई है। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, पूरे शहर में लॉकडाउन की पाबंदी की अदाकारी फरमाई जा रही है। SOPs का पालन करवाने की कोशिशें अपने तौर पर की जा रही हैं, और आज की हद तक कम से कम अभी तक तो 8 थानों में जो मैंने बताया था कल जिनका अहवाल, अभी तक तो एक टेढ़ी पैसा रिश्वत नहीं ली गई है। प्रोग्राम करके निकलूंगा, उसके बाद फिर मजीद कुछ मालूमात गैदर करूंगा। उसके बाद आरफीन नामा भी है, मैं भी हूँ और मेरा प्रोग्राम भी यही है। जो साहिबान इस एक बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने लोगों की लगामें खींच करके उन्होंने उनको काबू किया है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सिर्फ इस एक अदाकारी से मैं कुल्ली तौर पर मुतमईन होने वाला नहीं। याद रखिएगा, अगला हफ्ता फिर आएगा, जल्दी आएगा। और अगला हफ्ता ही क्या आएगा, मेरा प्रोग्राम आरफीन नामा भी मौजूद है। मैं, आरफीन नामा और मेरी जंग, तीनों फिर आपकी नज़र उतारेंगे अगले हफ्ते। अगर इससे आगे पीछे 3-5 कोई सूरत हाल हुई, एक पैसे की रिश्वत ली गई, तो डायरेक्ट नाम लेकर के बात करूंगा। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमने लगा रखी है इस्लामाबाद में, प्रोडक्शन खूब दबा करके दे रही है, खूब दबा करके प्रोडक्शन हो रही है, खूब फल फूल आ रहे हैं उस एक पौधे पर जिसे हमने बड़ी मेहनत से लगाया था, बड़ी खून दे करके सींचा था। और अब उसके बाद समंदर पार पाकिस्तानियों को जो है वो वोट देने का हक मिल गया है। शायद अपने तौर पर यह कोई खुशी की खबर हो, क्योंकि समंदर पार पाकिस्तानी भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं मुल्क की मईशत को रन करने के लिए। नेशनल एक्सचेकर में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उससे हमारी हुकूमतें ज़ाहिर है अल्ले तल्ले करती हैं। उससे हमारे वज़राए आज़म हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं, नहारियाँ मंगवाते हैं, पाए खाते हैं, उनके बच्चों के कुत्ते बिल्लियाँ जो है वो हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस एक अमल के बाद न जाने क्यों पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आहो फुगां का सा मातम बरपा है। अवामुन्नास, वो एक आम आदमी जो इस मुल्क में जिंदा रहने की अदाकारी कर रहा है, इस एक नाम नेहाद रियासत मदीना में, जिसके वाली को कम ही कुछ खबर हो पाती है, वो एक आम आदमी कहता फिर रहा है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। समंदर पार पाकिस्तानियों को उनका हक तो मिल गया। अब देखना यह है कि वो पाकिस्तानी जो मैं हूं, जो आप हैं, हमें उनका हक कब मिल पाता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आज़म पाकिस्तान पर, हमारे मसीहा पर बरस उठे हैं, बरस पड़े। उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म की अवाम दुश्मन सोच ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने दरअसल ये कहा कि मुल्क को तबाह कर दिया। हो सकता है ऐसा हो, आप चूंकि वजीर आज़म साहब के पॉलिटिकल राइवल हैं, इसलिए आपकी इस बात को यहाँ तक संजीदा लेना तो चलो बनता है, लेकिन इस पर यकीन कर लेना कुल्ली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। और अगर बात यकीन करने वाली भी हो तो ज़रा हुजूर अपनी नाक के नीचे ऐन अपनी मसनद को ज़रा देखिए, जहाँ वायसराय मदीना के, वायसराय कराची, वायसराय सिंध और उनकी हुकूमत ने जो हाहाकार मचा रखी है सूबे में। गंदुम जमा कराई जाती है या गंदुम भेजी जाती है गोदामों में, और उसके बाद वहाँ से अगर उनको खोलो तो वो वहाँ से मट्टी निकलती है। लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं किसी जगह, किसी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी यूसी में एक सड़क बना करके और कराची वालों को दिखला करके और एहसान जतलाया जाता है कि देखा कैसा तरक्की का सैलाब रवां है। और अगर आप उस पर बोलें तो कहते हैं कि आप रेसिस्ट हैं। आपको सिंध और कराची को अलग करके देखने की आदत पड़ गई है। हुजूर, ये आदत बद तो आपको है, क्योंकि सिंध की तामीर और तरक्की की बात करते करते आपने कराची का बेड़ा ही गर्क कर डाला। वो क्या हुआ कि कादिर खान मंदूखेल जीत गए, लेकिन अब उस जीत को भी हम पर तवर्रे की तरह से आजमाया जा रहा है और बतलाया जा रहा है कि ये हमारी खिदमात का सिला है जो कादिर खान मंदूखेल साहब जीत गए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कादिर खान मंदूखेल पहले अवामी नेशनल पार्टी का हिस्सा थे, फिर PTI का हिस्सा थे, फिर वो नून लीग की लॉयर्स विंग का हिस्सा थे। ये मेरी आंखों देखा अहवाल है, वो मेरे सामने बैठ करके इन बातों का एतराफ़ कर चुके हैं। और उसके बाद अब वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अचानक से भुट्टो वाले बन गए हैं। उसके बाद अब उनको भुट्टो को जिंदा करने का ख्याल आया है। जीत से 48 से 72 घंटे पहले उनको उनके करीबी दोस्त ने एक करीबी मजलिस में यह कहा था कि अगर सारे उम्मीदवार मर जाएं तब तुम जीत सकते हो, जिसका जवाब उन्होंने मुस्कुरा करके इशारों में दिया था। लेकिन बहरहाल जन्नती दरवाजे की इनायत देखिए, या वो मेडिकल एनआरओ जो बहरहाल कादिर खान बंदूखेल के सर पर हुमा का ताज रख चला गया। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत को अब अपनी बका का मसला दरपेश है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि किस तरह से साबिक़ खादिम आला और मौजूदा शायद अपोजिशन लीडर, अगर उनको कहना मुनासिब हो तो ठीक है कह देते हैं, उनको किस तरह से मुल्क से बाहर जो है वो अनका किया जाए, किस तरह से उनको मुल्क के बाहर भेजा जाए। वो कल तक कोरोना की वबा में पाकिस्तानी अवाम को चंद 100 मास्क अतिया करने के लिए जो मचले जा रहे थे, अब न जाने क्यों उनको जो है वो एक मरतबा फिर अपने भाईजान की तरह शायद यहाँ पे भी माज़अल्लाह इज़राइल अलैहिस्सलाम के पर फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ थे तो अल्लाह माफ़ करे नून लीग की क़यादत हमें बताती थी कि इज़राइल अलैहिस्सलाम उनके घर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाने में कामयाब हुए और वहाँ जा कर के फिर वो हाइड पार्क में झूले झूल रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये इलाज कराने के लिए वो जो चमकता दमकता रोशन मुस्तंडा पंजाब का उन्होंने एक उन्वान दिया था और वहाँ पे हर घर में उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, जहाँ इलाज मुआवजे की सहूलियात भी एक गरीब को मुयस्सर थी। अब देखना यह है कि वो एक गरीब को तो इलाज मुआवजा दे गए वो, लेकिन उन नज़रत को अपनी ही सरजमीन पर ख़ुद इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर नहीं। इसी से तंग आकर या झिल्लाकर वो दयारे गैर में इज़राइल अलैहिस्सलाम से बचाव का दाव चलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है या कौमी हुकूमत की वो पेशकश दर हकीकत वो भाईजान की खिदमत में लिए जा रहे हैं जो एक मरतबा पहले भी उनके ज़रिए की जा चुकी थी। लेकिन साहब को खुद वज़ीर आज़म बनना है, वो कैसे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देखेंगे। तब्दीली सरकार जो नवाज शरीफ को नहीं रोक पाई, जो नवाज शरीफ के एनआरओ को नहीं रोक पाई, जो आसिफ अली जरदारी के एनआरओ को नहीं रोक पाई, क्या ही मुमकिन है कि कुछ घंटों या दिनों से ज़्यादा अपोजिशन लीडर के एनआरओ को या अपोजिशन लीडर के स्टे को उसमें तवालत दे पाएगी। ये हैं आज के सवालात मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ द ग्रेट कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। और अखूनज़ादा चट्टान साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए अशरफ कुरैशी साहब के पास जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर अल्लाह का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार आलम का। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूर की हुक्मरानी का वो जो हमने नौटंकी की थी, आपको पता होगा इलेक्शन का एक बिलावजह का हमने दकीका उठा रखा था। सर क्या फ़ायदा था उसका जब सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने लगा रखी है, आरिफ अलवी साहब का कलम ही नहीं रुकता, पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं होगी, जितने कवानीन अपनी मर्जी के या दुश्मनों के खिलाफ जो भी है, मुल्क व मिल्लत की बेहतरी के या अक़वाम आलम की बेहतरी के जितने भी कवानीन पास होंगे वो सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ज़रिए ही होंगे। पार्लियामेंट को ताला लगा के एल्फी डाल दें, जान छूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक जो ऑर्डिनेंस की बात हो रही है और असम्बली का जो हाल है इस वक्त, जिस असम्बली के अंदर हम बैठे हुए हैं, वहाँ हमारी अक्सरियत की तो आपको पता है कि हमारी तादाद कितनी है और इमरान खान साहब की वज़ारत-ए-उज़्मा जो है वो किस तरह एक सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर कायम है। कानून साजी के लिए जब हम अपोजिशन की तरफ जाते हैं और इनसे जब बात करने की कोशिश करते हैं, तो अभी इलेक्शन के हवाले से बात हुई या दूसरे मामला में बात हुई, ये किसी भी जगह अवामी मामलात के अंदर ये आने की कोशिश नहीं करते। अब मजबूरी ये है कि अगर हमने अवाम से वादा किया है और हम उनको चाहते हैं कि हम बताएं कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या रह जाता है सिवाय एक आइनी तरीका यही रह गया कि हम ऑर्डिनेंस करें। क्योंकि असम्बली के अंदर ले जाने का मतलब ना ये कोई सपोर्ट करने को तैयार है, किसी अवामी बिल पे सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सजाएं फ़कत रोज़े हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अब आपको याद आ रहा है नवाज शरीफ दौर में जिस तरह से उछल करके पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई जो हंगामे किया करती थी, अब जब जवाबी हंगामा किया जाता है तो आपको आपकी जो हिस्से नातवा है उसको कितना बुरा लगता है? मैं उस बात को नहीं कह रहा। आप जितना एहतजाज करें चाहें करें, और ये कर भी रहे थे, आपको पता है जो हाल इनका हुआ है आपस के अंदर लड़कर। लेकिन जो कुछ हमने मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो पार्लियामेंट के बाहर कर रहे थे तो ये अंदर अक्सरियत में थे, इनके पास अददी अक्सरियत भी थी, कानून साजी करने की गुंजाइश भी मौजूद थी, सब कुछ कर सकते थे ये, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये वही ऑर्डिनेंस जो अभी आ रहे हैं गैर उनको पाकिस्तानियों को जो है पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं
उनके लिए जो है उनकी शनाख्त का मसला, उनको वोट देने का मसला, ये बहुत अरसे से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। इलेक्शन के लिए कमेटियां बनी इनके दौर में ही मसला है या हुकूमत के अपने अल्ले तललों का मसला, जिसकी वजह से ये झक मार के ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है? मैं आपकी तरफ आता हूं सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अखूनज़ादा चट्टान साहब सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आप लोगों की गफलत की वजह से सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम डबल शिफ्टों में हो रहा है जनाब मन। अगर आप लोगों ने समंदर पार पाकिस्तानियों को उनका वो हक, वो जायज़ हक दिया होता जो मेरे सरकार इस वक्त दे रहे हैं, जिस पर उन पर हमें शक करना पड़ रहा है कि ये सिर्फ अपने अल्ले तलल्लों के चक्कर में उन पाकिस्तानियों को उनके नेशनल एक्सचेकर में खिदमात को उसका एतराफ़ कर रहे हैं, उनको वोट का हक दे रहे हैं, वो हक दे रहे हैं जो हमें भी कभी नहीं दिया। अगर आप लोग ये काम कर लेते तो डबल शिफ्टों में ये मेहनत भी नहीं होती सदारती कैंप में, और हमारे साथ वो सब कुछ भी ना होता जिसका मैं नौहा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, आपको पता है कि हमने इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन के लिए बहुत सारे इस्लाहात की, जिसमें नादरा लिस्ट, जिसमें तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने का हक दे दें। हमारे साबिक जो चीफ जस्टिस साहब था चौधरी इफ्तिखार साहब, उन्होंने कितने लोगों को इस वजह से नाअहल कर दिया था कि आपकी डुअल नेशनलिटी है, इस वजह से आपने इलेक्शन लड़ा है तो आपको मैं नाअहल कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक देते हैं वोट का, तो आप मुझे बताएं कम से कम सऊदी में मेरे हल्के के 50,000 से ज्यादा के लोग हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान मुझे ये हक दे सकता है कि मैं सऊदी जाके वहाँ कैंपेन करूँ, वहाँ पे अपना कैंप लगाऊं, वहाँ पे अपनी सियासी मुहिम चलाऊं? और ये कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखानों के जो हालात है, इसका नक्शा तो चंद दिन पहले वज़ीर आज़म ने खुद बयान किया था। ये कैसे प्रोग्राम करेंगे, ये पोलिंग स्टेशन कैसे बनाएंगे, ये वहाँ पे पोलिंग एजेंटों का क्या काम करेंगे, ये अपनी जगह पे एक बहस है, इस पे पहले भी बहुत बहस हुआ। लेकिन अशरफ कुरैशी साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास सिंपल अक्सरियत भी नहीं है, भाई सिंपल अक्सरियत हमारे पास भी नहीं था। हमने 18वीं तरमीम किया, हमने NFC अवार्ड किया, हमने पुख्तनख्वा को नाम दिया, हमने पाठा में इस्लाहात की, हमारे पास भी सिंपल अक्सरियत नहीं था। लेकिन हम असम्बली के माहौल को ठंडा करते थे, हम खुद से एहतजाज नहीं करते थे। आपके पार्टी, आपके मेंबरान आके खुद से एहतजाज करते हैं। ये अपोजिशन था जो आपके ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कहा था कि इकानमी पे हम आपके साथ एक चार्ट करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग जाके वहां पे कैंटीनर लगा के और एहतजाज करें, मैं खाना भी दूंगा, मैं पानी भी दूंगा, आप लोग डी चौक पे जाके एहतजाज जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात आपकी ठीक है, मैसेज कन्वे हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ वगैरह फरमाएं। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, समंदर पार पाकिस्तानियों की बात चली है, तो समंदर पार तो आपकी क़यादत और आपकी पार्टी भी पाई जाती है। ज़्यादातर ईद करने के लिए कभी कभी पहले आते थे, पार्लियामेंट में भी नहीं जाते थे। बहुत सारी सुन्नतें आपकी हैं जो अभी भी इस वक्त भी ज़िंदा रखी हुई हैं, बावजूद तमाम तर सियासी इख्तलाफ के। हज़रत इमरान खान साहब ने, जो मेरे मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसके बावजूद क्या करूँ कि उनकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिस पर बात करनी ही पड़ती है। सर, समंदर पार पाकिस्तानियों को उनका हक मिल रहा है, अब समंदर पार एक और पाकिस्तानी को भी हक मिलने वाला है, जिसकी जानिब में बाद में आऊँगा। उस पाकिस्तानी का नाम है शहबाज शरीफ साहब। एक और पाकिस्तानी जिसको हमने पाकिस्तान से बाहर दे करके उसका हक दे दिया, वो है नवाज शरीफ साहब। सर, आपके लिए तो ये यकीनन खुशी का, इत्मीनान का लम्हा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है कि किसी के ट्रैवल करने पे और किसी के इलाज करने के ऊपर कमेंट मारना और उसको जो है वो डिमीन करना और उसको नीचे दिखाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में ऐसी ही बातें की गई और फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद लोगों ने माफ़िया मांगी। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी के बारे में भी इस तरह की बातें करना या हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, हमें नहीं पता किसने कब जाना है और कहाँ जाना है, उससे इससे लिंक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात रहेगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो पहले भी बाहर गए थे, वापस आए। शहबाज शरीफ साहब पिछले साल भी गए थे, फिर वापस आए। और 22 करोड़ लोग जो है वो पासपोर्ट बना सकते हैं, उनका ये राइट है, और वो बाहर भी जा सकते हैं जब वो जाना चाहें। नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब के जाने पर बात करूंगा बाद में। सर, मैं पहले इसे एक इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है। आपकी सरकार 3 दफ़ा भी आ चुकी थी, आपकी सरकार ने ये काम नहीं किया, तब्दीली सरकार ने ये झक मार दी है। बहरहाल आपको कैसा लगा, कैसा आप इसको देखते हैं?
देखें, बात यह है कि तब्दीली सरकार जो है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो लास्ट सबसे जो कानून आया था वो 2017 में आया था, जिसके ऊपर जो कमेटी बनी थी वो 2014 में बनी थी पार्लियामेंट की, जिसमें पीटीआई के नुमाइंदे भी थे और पीपल पार्टी के भी थे। उसमें जो तजावज़ी जो इन्होंने दी थी वो हमने सारी की सारी जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में डाल दी। उसके अंदर ईवीएम पे भी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर भी बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। अब मसला सिर्फ ये है, दो मसले हैं। पहली तो बात ये है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये हमने कुछ हलकों में डिप्लॉय करके चेक करके देख चुके हैं। ये एक तो बहुत महंगा निज़ाम है, इतना महंगा है कि 120 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां हमारे पास वैक्सीनेशन के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, मुल्क की इकॉनमी बैठ गई है। इन लोगों को एकदम से याद आ गया कि ईवीएम होनी चाहिए और वो भी अगले इलेक्शन में सारी होनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन फ्रॉड करने का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये 2018 में भी फ्रॉड के थ्रू आए थे, तो ये 2023 की भी तैयारी अभी से इन्होंने शुरू कर दी है। और अफसोस की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी ऑर्डिनेंस के थ्रू कर रहे हैं, और कह रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मशीनें वो अभी बनाना शुरू करेंगे तो 2 साल लग जाएंगे। तो भाई अगर आपने खुद ही फैसला कर ही लिया है तो फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू आप चला लें बाकी सारा काम भी। और जहाँ तक बात रहेगी सिंपल मेजॉरिटी की, तो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपने काम करवा लिए। तो जहाँ पे ये काम करवाना चाहते हैं ये करवा लेते हैं, जहाँ पे इन्होंने काम करने की नीयत नहीं होती है वो नहीं करते। तो मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए पहले जो है वो आपको बड़ा मुश्किल था इलेक्शन रिग करना, पोलिंग स्टेशन के लेवल पे जाके कब्जा करना पड़ता था। ईवीएम के साथ और ई वोटिंग के साथ आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो इलेक्शन को रिग कर सकते हैं, और यही बुनियादी तौर पे एजेंडा है पीटीआई का भी। इनको जिन्होंने इनको ये एंगल दिया है वो भी बुनियादी तौर पे चाहते यही हैं कि वो इलेक्शन रिग करें। मगर इस दफ़ा ज़ाहिर है कई लाख लोगों को मोबिलाइज करके और मतलब कि उनको इक्विपमेंट दे के पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करवाना बहुत बहुत महंगा काम है। राइट तो सर, सस्ता काम यही है ईवीएम के सर। थ्रू जो है वो उसको कर ले। राइट सर। मैं और उसके अलावा जो बात करना सर, थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी तरफ आता हूँ। अशरफ कुरैशी साहब सर, अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है आपकी जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया, ठीक है सर, वो एक आम पाकिस्तानी जो आपकी रियाया है आपकी नाक के नीचे ज़िंदा रहने की अदाकारी कर रही है, या फिर कसाद बाजारी अफलास और बेरोज़गारी के हाथों दम तोड़ रही है? बादशाह सलामत से कहिए थोड़ा सा, आप तो उनके करीबी हलकों में है, कि ज़रा थोड़ा सा इन लोगों की जानिब भी लिफ्ट करा दें, इनको भी ज़िंदा रहने का हक दे दें। कहते हैं कि जब महंगाई हो तो बेल्जियम की तरफ देखो। जब कंटेनर पे खड़े थे तब ये नहीं बताया था कि अगर नवाज शरीफ के दौर में महंगाई हो रही है तो भी हमें बेल्जियम की तरफ ही देखना है। उस वक्त तो बादशाह चोर था। अगर साद रफ़ीक के दौर में कोई ट्रेन का हादसा होता था तो डायरेक्ट साद रफ़ीक का इस्तीफ़ा तलब किया करते थे। शेख रशीद के दौर में 100 से ज़्यादा हादसा हुए, लेकिन शेख रशीद का ट्रांसफ़र तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मुल्क का सबसे ताकतवर एक ओहदा उनकी झोली में आन गिरा। सर मेरा ख्याल है कि बहुत हो गई नहीं? देखें, आप जब भी आप लोग, जाहिर बात है कि मीडिया पे आप बात कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और कोई चीज़ आजकल किसी से छुपी भी नहीं है। अगर आवाम का बुरा हाल है तो भी सबको पता है, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसके भी मैं डिनाई नहीं करूँगा कि महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, उसके अवामिल की तरफ बात करने जाओ तो आप कहते हैं यार वही घिसी पिटी बातें शुरू कर देते हो कि फलां गवर्नमेंट ने ये किया, फलां गवर्नमेंट ने ये किया। आज जो है आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक देने की बात कर रहे हैं तो दोनों जमातें खिलाफ खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी इस वक्त लाइफ लाइन जो बनी हुई है पूरी पाकिस्तानी अवाम की, जो आप कह रहे हैं अल्ले तल्ले जो है हम करने के जा रहे हैं, गवर्नमेंट करने जा रही है, ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए किया जा रहा है। जितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट, जितना मैं ये नहीं कह रहा, You took me wrong sir, very wrong sir. Let me put it right. मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत अल्ले तल्ले करने जा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने आपके 3 साल के गुनाह माफ कर दिए। नो, डे 1 से जो अयाशियाँ जो अल्ले तल्ले सरकार ने की है, ये 50 से ज़ायद रुकनी काबीना रख करके, ये बाकायदा वो हेलीकॉप्टर ईजाद करके वो ट्रेवलिंग के लिए, उसके बाद जब पूछा जाता है तो कहते हैं एक आम आदमी को रिलीफ भी तो देना है वरना ट्रैफिक जैम में फंस जाएगा। यही काम तो जरदारी और नवाज शरीफ भी कर रहे थे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने निहायत फराग दिली से, कुशादा दिली से महंगाई का जिक्र किया, लेकिन अवामिल और असबाब में उलझा करके आप फिर अपना उल्लू सीधा करने चाह रहे हैं। मैं वो नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा, ना उसको उलझाना चाह रहा हूं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो तो जो फैक्ट है वो मेरा भी बड़ा बयान करना मेरा भी हक है और आपका भी बयान करना हक है। मैं जो बात कह रहा हूं वो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये जो भी चल रहा है
जो ओवरसीज पाकिस्तानी का इशूज आपने उठाया है, सबसे बड़ा रेवेन्यू वो जनरेट करके पाकिस्तान भेज रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों की लाइफलाइन वो बने हुए हैं। अच्छा, अगर उनको हक देने की बात करें तो इतनी सिंपल सी बात के ऊपर भी जो है हमारी अपोजिशन सामने आके खड़ी हो जाती है। मैंने पहले ही तस्लीम कर लिया कि ये काम सिग्निफिकेंट था, इंपेरेटिव था, जरूरी था, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत था, आपने कर दिया। उसके लिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम अंदरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात उसके लिए साथ उसको अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की तो बात कर रहा हूं कि उनके जरिए एक चीज को यहां पर हमारा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ मामला हुआ, आप एक बात बार बार भूल जाते हैं आप लोग, मैं बार बार एक बात को रिमाइंड कराता हूं कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट में या जरदारी गवर्नमेंट के अंदर जब पे बैक का मामला था, इनको कितना रिलीफ आईएमएफ ने दिया हुआ था, कितनी रीपेमेंट इन्होंने करनी थी, इनको कितना मामला इनको देना था, सूद की मद में, किस्तों की मद में कितने पैसे इन्होंने देने थे। लेकिन जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त वो टाइम कितना बड़ा हुआ, और जिस तरीके से सऊदीया से और दूसरे लोगों से जगहों से हमने पैसे जनरेट करके इसको स्टेबल किया, और अब जाहिर बात है उसका खमियाजा जो कुछ ये करके गए उसको आवाम की तरफ तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो आना था, ये तो हम बता ही रहे थे मुस्तकिल। लेकिन आप ये समझे कि 3 साल के अरसे के अंदर दूध और शहद की नहरें नहीं हो गई, बिल्कुल कानून जो है कानून साजी करने की गुंजाइश भी नहीं है। इन लोगों ने जब दोनों ने मिलकर कानून किया, मतलब क्या थे तो किया 18वीं तरमीम के जरिए, लेकिन वो नहीं कर सका। मेरी बात नसर में आपको समझ में नहीं आ रही? जी आप मुझे बताएं नसर में समझ में। मैं शेर में समझा देता हूं। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। हुकूमतों का बदलना तो कुछ महाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो। हर एक बार कहते, क्या वो था यार, वो रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। नवाज शरीफ ने ये कर दिया और आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, वो यहां फंसा गया और वो वहां अड़ा गया। जनाब मन 2.5 साल में 3 साल में अपने कौम को, वो कल बड़ी खूबसूरत जुमला एक कहा था किसी ने, मैं कोट किए लेता हूं, कोट एंड कोट, कौम को बंद गली में भेज करके वजीर आजम खुद नथिया गली जा रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। अखूनजादा चट्टान साहब, सर बात हो रही है मुल्क के वजीर आजम की, बात हो रही है अवाम को रिलीफ देने की। सर अवाम को रिलीफ देने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, वफाक की बात कर लें या सूबे की बात कर लें, दोनों जगहों पर सूरत हाल कमोबेश एक ही जैसी है। और अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो वो खान साहब की नज़र उतारने पर आमादा पाए जाते हैं, न जाने क्यों कर। उनका कहना है कि वजीर आजम की अवाम दुश्मन सोच ने मुल्क तबाह कर दिया है। सर मुल्क की भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुल्क की बात करेंगे, लेकिन पहले गंदुम की उन बोरियों की बात कर लें जो सिंध के जिन गायब कर देते हैं, उनमें से गंदुम निकाल करके और उनमें मट्टी भर देते हैं। वो गंदुम जो गोदामों से निकाल करके और फिर बड़े बड़े नामचीन इन्वर्टेड कॉमास में लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके घर के गोदामों में ये गंदुम पड़ी पड़ी ख्वार हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन मेरे मसीहा को वॉइस राय सिंध की खबर लेने का ख्याल तक नहीं आता। इसी मौजू पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपका तफसीली जवाब सुनूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अखूनज़ादा चट्टान साहब को तंबीह की थी, मुतनब्बे किया था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे इस एक मौजू पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब, इन दोनों के दरमियान की चपकलिश रंग लाने लगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर हदफ तनकीद फरमाते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म की सोच ने मुल्क को तबाह कर दिया। मैंने ये पूछना था अखूनज़ादा चट्टान साहब आपसे कि मुल्क की भी बात किए लेते हैं, मुल्क को भी इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सर पहले सूबे सिंध की खबर अगर बिलावल भुट्टो ने ले ली होती, जहां गोदाम में पड़े पड़े गंदुम सड़ जाती है, जहां आवाम के हिस्से की गंदुम बड़े बड़े लोगों के घर के गोदामों में पहुंचा दी जाती है, वो गोदाम जहां से उसको कभी बाहर मार्केट का मुंह देखना नसीब नहीं होता, वो जो करप्शन जिसकी बात हम करते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि हम अदालतों से बरी हो जाते हैं। सर साबित करना अदालतों में चीज़ों को यहाँ काफी मुश्किल है मेरा ख्याल है, लेकिन अगर सूबे सिंध की हम बात कर लें, मैंने जैसे कहा कि एक दूर अफ्तादा गांव की किसी छोटी सी पसमानदा यूसी में एक लूली लंगड़ी सी बुढ़िया सी मरियल सी सड़क बना करके और सईद गनी और मुर्तज़ा वाब और नासिर शाह साहब की फौज यहाँ हमें ट्वीट दिखा करके हमारे सीनों पर मूंग दलती है। सर कराची और सिंध का जब हम बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि कराची भी सिंध है, मान लिया, कब तक यही बता करके जान छोड़ाएंगे, लेकिन सर कभी सिंध में कराची को शामिल समझ करके यहां कभी कभी भला कर दें।
ये मत कहिएगा कि कादिर खान मंदूखेल भी जो है वो इसे इनाम की वजह से जो आपने कराची और सिंध के लोगों को दिया है जीत पाए। मंदूखेल साहब के बारे में हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे, फिर मैं पूछूंगा कि वो नीम जियाला क्यों कर जीत पाया। जी सर। देखिए जी नूरुल आरिफीन साहब, अगर कराची को इनका पूरा हक नहीं मिल रहा है और अगर कराची में काम नहीं हो रही है तो कराची में एक पार्टी के 13 MNAs है और 22 MPAs है और वहां पे दूसरे पार्टी की भी 17, 15, 16 MPAs है और इस तरह के 5-6 MNAs है। इन लोगों का ये क्या कर रही है ये मुंतखब नुमाइंदे? उनको चाहिए ना कि वो अपने हल्के के लिए, अपने शहर के लिए आवाज उठाए। मैंने तो इनके लिए कभी आवाज नहीं उठाते हुए देखा, मैंने तो उनको असेंबलियों में इनके लिए एहतजाज करते हुए कभी नहीं देखा। तो अगर इस तरह का माहौल है जिस तरह का आप कह रहे हैं, तो फिर कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अगर वो अपने कराची के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं तो फिर वो उस ओहदे के काबिल ही नहीं है। दूसरी बात आपने की गंदम की और के मीठी निकल रहे हैं, लोग घरों में डाल रहे हैं। तो करप्शन चाहे बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे सिंध में हो रहा है, चाहे पंजाब में हो रहा है, इसका जिम्मेदार है मरकजी हुकूमत, इसका जिम्मेदार है जनाब मोहतरम इमरान नियाजी साहब और PTI जिसके इंसाफ के वोट पे और जिन्होंने करप्शन के नाम पे वोट लिया था। सिंध के पास तो कोई इस तरह का इदारा नहीं है कि हम मरकज के करप्शन को पकड़े, लेकिन मरकज के पास तो इदारे हैं। इसके पास नेब का इदारा है, इसके पास FIA का इदारा है, इसके पास और बहुत सारे इदारे हैं। चाहे करप्शन या कौम के साथ ज्यादती या कौम के हुकूक के साथ ज्यादती सिंध में हो, पुख्तनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, जहां भी हो, ये मरकजी हुकूमत का हक है कि इस पे हाथ डाले। सर अब मैं थोड़ा सा हाथ डाल देता हूं, थोड़ा सा एक चीज का वो जो पिछले वाला जो इशू था इस पे भी मैं एक बात करना चाहता हूं। ये जनाब मुहतरम इमरान नियाजी करता कुर्ता कुछ नहीं है। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का इसके जो मोहब्बत है वो तो हमने पिछले देखा था ना कि 45,000 का टिकट उन्होंने 3-3 लाख पे बेच दिया। जो कह रहे हैं कि इतने पैसे बेच रहे हैं और इतने पैसे बेच, ये सिर्फ हर चीज में अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं कि हम अपोजिशन को एक्सपोज करें कि हम तो ये काम करना चाहते थे लेकिन अपोजिशन हमारे साथ तैयार नहीं था। अगर ये वाकई कुछ करना चाहते हैं, इलेक्शन में कोई तरमीम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स है, तमाम सियासी पार्टियां पहले उनको साथ बैठाई। राइट सर, गॉट योर आंसर। अब थोड़ा सा तवक्कुफ आप फरमाएंगे। आपने दो नुक्ते उठाए, मैं जरा उसकी तस्हीह कर दूं और उसके बाद फिर आगे जाते हैं अफनान साहब के पास। सर आपने फरमाया कि इनके 14 MNAs क्या झक मार रहे हैं। मैं वो पहला आदमी हूँ और वो शायद आखिरी आदमी भी हूँ जो मैं सबसे पहले इस पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त भी फरमाता हूँ, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग यू आर नॉट राइट दिस टाइम। अगर यहाँ पे एक बाकायदा सो कॉल्ड या बाकई जिसको कहते हैं बाज़ाब्ता जमहूरी हुकूमत मौजूद है, इसका एक बाकायदा मुंतखब वज़ीर आला काम कर रहा है, इसमें यहाँ वाकई बाकायदा भुट्टो जिंदा भी है और भुट्टो वालों को परवान भी चढ़ाया जा रहा है, तो फिर ये काम सूबाई हुकूमत का है यहाँ की तरक्की को देखना। जैसा कि मैंने कहा कि इंटीरियर में एक मरियल सी सड़क बना करके और हम पर एहसान जतलाया जाता है, जबकि वो अपने घरेलू पैसों से नहीं, वो हमारे पैसों से निकाल करके वो मरियल सी सड़क बनती है। लेकिन हमें यहाँ पे एक सड़क, एक बस नहीं मिलती। सर थोड़ा सा तवक्कुफ। सर देखिए, आई लव यू सर, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड दूंगा, पहले मेरी बात खत्म हो जाए। 2 सेकंड से सर मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। आपको पता है मैं आपको बोलते हुए कितना सुनना चाहता हूं, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ के गोदाम में अगर गंदुम सड़ जाती है, सर कोई खुदा का खौफ करे, इसमें इमरान खान का क्या लेने देना है? इमरान खान ने थोड़ी कहा कि अपने गंदुम जो है वो गोदाम में सड़ा दो। इमरान खान ने थोड़ी कहा था कि गंदुम अवाम को मत दो। सर सूबाई हुकूमत और वजीर आला फिर क्या झक मारने के काम आता है? काइंडली सर, आप इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है, आपसे इस तरह का जवाब सुनकर के बहुत मायूसी हुई सर। मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड लूंगा। एक तो ये कि मैं नहीं कह रहा हूं कि सिंध में कोई बहुत शहद और दूध की नहर बह रही है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि हेल्थ में, एजुकेशन में और सड़कों में
जितना काम सिंध हुकूमत में हुआ है इतना न बलूचिस्तान में हुआ है, न पंजाब में हुआ है और न पख्तूनख्वा में हुआ है। इन 3 सेक्टर में पंजाब सिंध में बहुत ज्यादा काम हुआ है। राइट सर। और भाई मरकजी हुकूमत का ये काम है, ये गंदम कौम का सरमाया है। अगर उसको सिंध गवर्नमेंट ने बकौले आपके, मैंने तो नहीं सुना है, बकौले आपके अगर सिंध गवर्नमेंट ने इस कौम के इस गंदम को तबाह किया है तो FIA का और नेब का हक बनता है कि ठीक हो गया गवर्नमेंट के ऊपर केस करे कि भाई क्यों इस कौम पे राइट सर। वो पहले वाले केसेस तो हो जाए सर, उसका तो कुछ हो जाए। अब नया केस आपने ठोकने के लिए कह दिया, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा डॉक्टर अफनान साहब। केसेस नहीं बनाओ ना, राइट जेन्युइन केस बनाओ। राइट तो ये सियासी केसेस बना रही है, इस वजह से इसका ये हाल हो रहा है। सर जेन्युइन केस बनाए तो जेन्युइन केस में फैसले आ जाएंगे। राइट सर। अफनान साहब सर, जहमत की माजरत सर, गुफ्तगू गुजरा तवालत इख्तियार कर गई थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सुन लिया अखुंज़ादा चट्टान साहब ने फरमाया कि सिंध की सरकार ने, वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरकार ने यहाँ सिंध में जो है वो चांद चढ़ा रखे हैं। सर ये तो फिर पंजाब हुकूमत को उन्होंने पीछे कर दिया। पंजाब में हमने सुना था कि ज़्यादा तरक्की हो रही है, बुज़दार साहब ने ज़्यादा काम किया है। ये तो फिर मुराद अली शाह बमुकाबला जो है वो बुज़दार साहब, ये तो कोई मैच ही नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है बुज़दार साहब का मुकाबला करना तो बहुत ही मुश्किल है, तरक्की में और काम में और एफिशिएंसी के अंदर। और जितने वो मतलब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं, उनका मेरा ख्याल है मुकाबला जो है वो पाकिस्तान में ढूंढना तो ज़्यादती है बुज़दार साहब से भी। उनका आप जाके ढूंढें अमेरिका में, बरतानिया में, वहाँ पे कोई आपको शायद मिल जाए इतनी मेहनत करने वाला, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, 24 में से 16 घंटे काम करने वाला बंदा। आप ताबेदार कहना चाह रहे हैं क्या? इतनी लंदरानी जो आपने सुनाई, आप एक जुमला भी कह सकते थे ताबेदार। आपने इतना हार्ड वर्किंग और ये वो करके, मतलब मुझे भी चले आप ताबेदार कह लेते, चले आप अगर कहते हैं तो। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था, देखें अभी करप्शन के ऊपर भी बात हुई। करप्शन में ये हुकूमत ने करप्शन का नैरेटिव बड़ा बिल्ड किया और करप्शन का जो हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग थी वो 117 पे थी, जो अब 124 पे चली गई है। यानी कि हमारे मुल्क में करप्शन पिछले 7 साल की हाईएस्ट लेवल पे है इस वक्त। फिर अभी रिसेंटली अभी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैब ने ये लिख के दिया है कोर्ट के अंदर कि कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है किकबैक का और करप्शन का शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। हालांकि इन्होंने इतना वावीला बेटा कि मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया, टीटियाँ कर दी, फलाना कर दिया। जब कोर्ट में गए उन्होंने एविडेंस मांगा, कुछ नहीं मिला। तो मैं बुनियादी तौर पे देखें ये इस वक्त मुल्क का जो है वो बुरा हाल इसलिए है कि गैर संजीदा लोग मुल्क के ऊपर काबिज हो गए हैं, जो कि निकम्मे भी हैं और करप्ट भी हैं। जो निकम्मा करप्ट होता है ना, वो सबसे खौफनाक अपना जो है वो कॉम्बिनेशन है। ज़बान अच्छी इस्तेमाल और उसके अंदर अशरफ साहब मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का बाज़ाब्ता मौका दूंगा। जी अफनान साहब प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। मैं गुजारिश, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो निकम्मा करप्ट होता है ना, वो सबसे खौफनाक वो कॉम्बिनेशन होता है। उसकी वजह ये है कि वो एक तो सारे दिन करप्शन में दिन लगाता है, ऊपर से वो नुकसान अपना भी, मुल्क का भी नुकसान करता है और वो ज़्यादा करता है नुकसान। राइट। तो अब और काम भी कोई नहीं होता और मुल्क का भी इस वक्त यही हाल है। आप देख लें कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। कर्जे हमने जितने 5 साल में लिए थे ये 2.5 साल में ले चुके हैं और मुल्क के अंदर कोई परेशानी नहीं। महंगाई जो है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड 10-10, 11-11 साल का रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। और गंदम नहीं है, चीनी नहीं है, घी, अपना तेल, खाने का तेल जो है वो डबल मिल रहा है। या कहते हैं मुर्गी जो है वो 500 रुपए किलो हो गई है। मतलब किसी चीज को आप हाथ, लेकिन सर आप लोग बात को सीरियस भी तो नहीं लेते ना। ये दरहकीकत आप ही की पिछली हुकूमतों की खराबी थी ना जिसने मुर्गी महंगी करवा दी। अभी देखिए मैं पूछ ले देता हूँ जी अशरफ कुरैशी साहब, पहले तो आप जवाब दे लीजिए। आप पहले तो जवाब है कि आपके जो प्रोग्राम में जाता हूँ ना, किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में, इनकी बातें सुन के जो है जो हंसी आनी शुरू होती है, फिर लगता है कि हंसना मना है, प्रोग्राम में बैठा हूँ यार। ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं कहाँ आसमान से कहीं और बैठे हुए थे और ये अवाम, पाकिस्तान के अवाम कहीं और थी, ये हुकूमत में नहीं थे। और ये डाकू, चोर, लुटेरे सारे लाइन लगाकर जो इनकी सफत में शामिल हुए हुए थे सारे के सारे। और जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के साथ करके गए, जो तबाही इन्होंने फेरी इस मुल्क के साथ, जो दिवालिया करके गए, ये अवाम के पैसे तो लेके गए। अब इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो शहबाज शरीफ को कहो ना इलाज यहाँ पे कराएं, जब तुमने इतने बड़े अस्पताल बनाए थे। तो अगर तुम सारे काम ही बहुत अच्छे कर रहे थे और दूर शहर के यार, आप मुझे बात करने दे, फिर आपने गलत बात की। मेरी बात हो, बात नहीं दे। आप अपनी बात, आपने टर्न पे बात करें अपनी। सर आप जो है अल्फाज इस्तेमाल, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए इसलिए आपको चोर डाकू कह रहा हूं मैं। आप चोर और डाकू की नुमाइंदगी करते हो और बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं यार। आप निकम्मे कहते हैं। अशरफ कुरैशी साहब प्लीज, डॉक्टर अफनान साहब सर प्लीज, यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। अशरफ साहब नाज़रीन यहाँ मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, फिर दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अफनान साहब के पास ही चले जाते हैं। डॉक्टर अफनान साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले जो कुछ हो रहा था उसके बारे में एक लफ्ज़ कहे बगैर मुद्दे की बात करना चाहूँगा। सर ये कौमी हुकूमत के क़याम की पेशकश लेकर के जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, जो एक मरतबा पहले भी पेशकश गई थी मियाँ नवाज शरीफ के पास और उन्होंने मुस्तरद फरमा दी थी। खुद गर्जी में कहूँ या पता नहीं किसी और चीज़ में, किस चीज़ पर वो खफा हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अवाम पाकिस्तान भी जानती है। कोई भी चीज़ आजकल छुपी हुई तो नहीं है। सर मसला इलाज का तो नहीं है, वरना यहाँ भी बहुत सारे हकीम हैं, यहाँ भी बहुत सारे तबीब हैं, यहाँ भी बहुत सारे वैद हैं, यहाँ भी बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, लेकिन बात कुछ और ही है जिसको मेरे ख्याल है मख्फी रखने की कोशिश की जा रही है। फरमाइएगा हुजूर। देखिए, मैं एक बस ये बात शॉर्टली कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जब क्रेन से गिरे थे तो डॉक्टर्स ने इनको कहा था, पहले शौकत खानम गए, डॉक्टर्स ने इनको कहा आप लंदन जाएं इलाज कराने के लिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमने इनको जाने दिया। फिर ये बार बार इन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें भी की, फिर भी बार बार ये लंदन गए, हमने कभी इनको मना नहीं किया। सर वैसे आपस की बात है अफनान साहब, मैं जून 2013 की बात कर रहा हूँ। कब गए भाई? किसने कहा? 2013 में इलाज कराने लंदन गए। किसने कहा इलाज कराने? कब गए? जून 2013 में न्यूज़ आई। यार अफनान फैट को देखो, अल्लाह के बंदे, आपको पता ही कुछ नहीं है यार। अच्छा सर यार आपको क्या पता यार? सर वो क्या चेक कर लेना, मैं पार्टी का मेंबर हूं, मुझे नहीं पता यार। क्या बच्चों वाली बात है यार? जून 2013 में इमरान खान लंदन इलाज कराने गए यार, क्या हो गया यार? शौकत खाना में इलाज हुआ, वो गए लंदन गए, शौकत खाना में इलाज हुआ उनका। डॉक्टर एक तो इनका ये इन लोगों का ओ भाई शौकत खाना में इलाज हुआ भाई। डॉक्टर साहब शौकत खाना में इलाज हुआ। बैठ जाते डॉक्टर साहब ये दिखाएं, आप थोड़े बच्चे हैं, सियासत में भी आपको कुछ पता नहीं है, अभी नए नए आए हैं, पता कुछ है नहीं। 2013 के इलेक्शन में पता था, यहाँ पे हमें मालूम है। ये देखें दूसरा न्यूज़। डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, सर वेट अपना डॉक्टर साहब इलाज कराने के लिए यार डॉक्टर साहब क्यों गए थे इलाज कराने के कोई लिए? नहीं डॉक्टर साहब ये तो मुझे कोई बच्चों की सभा लग रही है, कोई करंट अफेयर शो तो नहीं लग रहा। माजरत के साथ आप बाकायदा सेनेटर हैं सर, मतलब आप क्यों भूल रहे हैं? करने दे रहे भाषण? सर भाषण नहीं, मैं उनको चुप करा रहा हूं, लेकिन आप मुझे तो बोलने दें। मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो मान लिया आप जो कह रहे हैं, एक वक्त के लिए मान लिया कि ऐसा हुआ था, लेकिन कितनी दफा इमरान खान मुल्क से बाहर गया इलाज कराने के लिए? एक बार। अगर आपने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये तो इनका रोज का है। वहां रेमंड डेविस को छोड़ रहा था तो ये आए करके लेट गए थे और भाग गए थे बाहर। एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए। जब रेमंड डेविस को छोड़ा जा रहा था तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब को मशकूक दिल का दौरा पड़ा था और शहबाज शरीफ साहब उनको लेकर के और मुल्क से बाहर सिदार गए थे। जब यहाँ पे मामलात होते हैं तो उनको मुल्क से बाहर जाने की पड़ी होती है। जब यहाँ पे उनको साथ मामलात होते हैं तो उनका वो क्लच प्लेट क्या कहते हैं उनको, प्लेटलेट ऊपर नीचे हो रही थी। वहां जाने के बाद तो वो झूला झूल रहे हैं, मतलब सावन भादों के गीत गाने ही रह गए सर। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से है ना यार, वो तो अल्लाह ताला। अच्छा अल्लाह ताला वहां है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई और है? माज़अल्लाह नहीं कर सकते ना, आप तो नहीं कर सकते ना। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ सर, आप बहस को तवालत दे रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं। मैं लोगों की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उनकी हरकतों का तमस्खुर उड़ा रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौमी हुकूमत का आपको नहीं मालूम ना? अगर शौकत खानम की रिपोर्ट ये कह रही है कि मियां साहब बीमार हैं, पंजाब के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो ठीक है? भाई मैं कोई कौन नहीं, ये होता तो हूं कोई जब बात नहीं है। आपके शौकत खानम से गलत दौरा रिपोर्ट पड़ा है, निकली, फिर आप लोग उनको डिसीज क्यों कहते हैं? भाई वहां जाके जो कुछ वो अयाशी कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है ना, पूरी कौम देख रही है कितने बीमार थे वो। मैं ये नहीं कह रहा हुजूर, मैं ये नहीं कह रहा। आप मुझे सुने ना इनके जो इनके लीडर ने सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आप ये तो मुझे कोई बच्चों की अदालत लग रही है सर। आप समझे बारात इस वक्त रुकी हुई है, इसको चलने दें। मैं आपसे कौमी हुकूमत की बात कर रहा हूं, आप इमरान खान हो उसके अस्पताल और मुआवजे में घुसे में, मैं आगे लेके चलने की बात कर रहा हूं सर। मैं तो देखें जवाब दे रहा था, मैं आगे का जवाब दे देता हूं आपको। देखें ये ऑफर मुस्लिम लीग नून के पास बहुत दफ़ा आई है कि पंजाब में हुकूमत बना लें, वफाक में हुकूमत बना लें, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी इस वक्त ये है कि हम वोट के इज्जत दो के मामले के ऊपर पीछे नहीं हट सकते। और हमने ये बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, 93 में, 97 में, 98 में, 99 में मियाँ साहब को बहुत दफ़ा धोखा हुआ कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लेते हैं, लेकिन अब हम इस नतीजे में पहुंचे कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से मुल्क का ज़्यादा नुकसान होता है। इस मुल्क में एक दफ़ा फैसला हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हुक्मरानी अक़वाम की होगी या किसी और की होगी, क्योंकि ये आधा तीतर आधा बटेर जो है, इमरान खान जैसे मामला जो है चलते रहेंगे तो फिर तो कभी भी इस मुल्क में जो है वो तरक्की नहीं होगी। राइट सर।
अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर कौमी हुकूमत की जो बातें हैं इनमें किस हद तक सदाकत समझते हैं आप, और अपोजिशन को अगर एक मेजर शेयर मिल जाता है उस एक कौमी मुमकिन हुकूमत में जिसके बारे में चहमगोइयाँ आजकल हो रही हैं, मुझे नहीं पता सही है या गलत, तो आपका क्या स्टैंड होता है सर? बड़ी मेहनत से यहाँ तक सूरत हाल पहुँचाइए। देखिए जी, हम कहते हैं कि इस मुल्क को वही हुकूमत डिलीवर कर सकते हैं जो अवाम के वोटों के जरिए से आया हूँ। जिसको अवाम मुंतखब करे वो इस मुल्क को डिलीवर कर सकता है। बाकी हमने इस मुल्क में बहुत सारे तजर्बात किए, हमने टेक्नोक्रेट्सों को आजमाया, हमने ब्यूरोक्रेट्स को आजमाया, हमने डिक्टेटरों को आजमाया, हमने हर तरीका आजमाया, और जो भी तरीका हमने आजमाया है उन्होंने मुल्क को नुकसान दिया है, कोई फायदा नहीं दिया है। एक ही वाहिद तरीका है इस मुल्क का, और वो ये है कि हमने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो आईन है, ये दस्तूर है, कि इस मुल्क को हम इसके मुताबिक चलाए। हुकूमत को मुंतखब करना अवाम का काम है कि हुकूमत मुंतखब हो, अवाम के वोट के जरिए इलेक्शन करना है, काम है इलेक्शन कमीशन के जरिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करे और हर इदारा अपने दायरे के अंदर रह के काम करे। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे जंगलात है, यहाँ पे मादनियात है, यहाँ पे सोना है, यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे क्रोमाइट। सर आप मुझे रुला देंगे सर, खुदा की कसम। आपको पता है मुझे अपोजिशन, आपकी बातों से मुझे अपोजिशन लीडर इमरान खान की याद आ गई, जो करंट अफेयर शोज में स्टूडियोज में जाकर के लोगों को बताते थे कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। अल्लाह का शुक्र उनमें से ज्यादातर चीजें अब तक नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपकी सारी सबकी चीजें हैं, अगर नहीं है तो एक चीज नहीं है कि आइन पे अमल दरामद नहीं है, आइन में जिसे इदारों के पास जो इख्तियारात है वो नहीं है। बस वही एक चीज की कमी है, वही एक चीज की कमी है। आप आइन पे अमल दरामद कर ले और फिर आप इसका रिजल्ट देख ले कि आपको क्या रिजल्ट देगा। राइट सर। और अभी तक जो हमारी तबाही हुई है इसकी भी वजह वही है कि हम ये कठपुतली लाते हैं, उसको बिठाते हैं, और हर दुनिया में हर एक अशिया अपना अपना एक सियासी थोड़ा सा तजर्बा अगर आप होता है। तवक्कुफ करें तो मैं आता हूँ आपकी भाई जानिब। जिसका काम ड्रामे बनाने का नहीं है वो क्यों ड्रामे बनाए, वो क्यों गाने बनाए, वो क्यों सीमेंट बनाए, वो क्यों पेट्रोल बनाए, वो क्यों सड़कें बनाए। ये पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ठीक बात है। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अशरफ कुरैशी साहब, सर ये मुझे बताइएगा जनाब अमन, कौमी हुकूमत की जो बातें गर्दिश कर रही हैं उसका अगर पस मंज़र देखा जाए तो वो पीटीआई की इनकॉम्पिटेंस या उनके निकम्मे निठल्लेपन की वजह से ये नौबत यहाँ तक पहुँची है कि अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और बताया जा रहा है कि अब इनको धड़क तख्ता करके और 2 साल तक अपोजिशन पर मबनी, ज़्यादातर अपोजिशन की जमातों पर मबनी एक कौमी हुकूमत सामने लाई जाएगी, जो 2 साल का अरसा जैसे तैसे झक मार के कोशिश करेगी कि जो खराबियाँ अब तक हो चुकी हैं उनको किसी तरह से रिकवर किया जाए जितना हो सकता है, और उसके बाद फिर अगला सेटअप यानी अगला इलेक्शन जो है वो देखा जाए। सर ये सही है या नहीं, एक तो इस पर तबसरा कर दीजिएगा। और दूसरी बात, जनाब मन कुछ तो आप भी समझते हैं, अखबारात में आर्टिकल्स तक लिखे जा रहे हैं भुट्टो के दौर से इमरान खान के दौर का मवाजना। आज मैंने पढ़ा एक बहुत बड़े अखबार में बाकायदा एक बहुत जय्यद साफ़ी हैं, उन्होंने कॉलम तक लिख डाला, और उन्होंने तो खैर जो ख़तरनाक बात लिखी वो मैं ऑन स्क्रीन कह भी नहीं सकता। उन्होंने खुदा न खास्ता मुमकिन तौर पर किसी बहुत बड़े डिज़ास्टर की भी निशानदेही की है। क्या फरमाएंगे सर? देखिए मैं एक बात बताऊं कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है ना, अपोजिशन का पूरा वो बना, पूरा मॉब ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर ये सब एकदम आपस में बिखर गए, टूट गए, बिखर गए। अब हुकूमत के लिए एक नई चीज़ लेके आना हर रोज़, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, कोई गौर हुकूमत नहीं बनने जा रही, कोई हुकूमत नाकाम नहीं हुई है। इमरान खान साहब अपनी जगह पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि जो कुछ मामलात के अंदर जो है कानून साजी की प्रॉब्लम आई है, चीज़ों को डिलीवर करने में प्रॉब्लम आई है, उस चीज़ों को हम फेस कर रही है पूरी पार्टी हमारी। लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं ना अखवंज़ादा चट्टान साहब के 73 का आइन जो था, उस 73 के आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल चलना चाहिए। आओ मिलकर करें 73 को आइन को अपनी असल सूरत हालत में बहाल कर लेते हैं। आ जाएं आप भी हमारे साथ बैठ जाएं, उसको बहाल कर लेते हैं। जो आपने किया है इसके अंदर, जो भंड मारे हैं आपने सारे उसके अंदर, उसको सही कर लेते हैं दोबारा। आ जाए आप हमारे साथ, आ जाए एक पेज पर। आज मैं बोल रहा हूँ मीडिया को बैठ के आ जाए। लेकिन सर आप तो किसी और के साथ आप अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट करके जो आवाम के खिलाफ अमेंडमेंट किया आपने, तो देखिए ना आपने फिर भाई का कहने का मतलब ये, मेरी बात तो पूरी होने दें। मेरी बात तो 18वीं तरमीम क्या आपने बॉडी और तरामीम भी ली है, और भी तरामीम पुख्तूनों को जो और बहुत तरामीम में 18वीं तरमीम के अलावा भी तरामीम है, वो कर लेना। आ जाए ना आप तो भुट्टो के आइन को मानते हैं ना, भुट्टो के आइन पे आ जाए ना। आपके साथ क्यों नहीं आ रहे अभी? आज इस जगह पर आप
आए भुट्टो के आइन पे अवामी आइन था ना, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन अवामी अवामी है ना भाई, सारा। आप अपनी मर्जी से सर, बात wind up करना call है। दे दी गई है, wind up, सर, please। ये कायदे अवाम की बात करने की बात करो, सिर्फ अपने अख्तियार की बात करने के लिए अमेंडमेंट की है। अवाम की जो अशरफ बात कुरैशी अवाम साहब को बुनियादी सर हुकूक मुझे देने की वाइंड बात अप करें करने ना। की वाइंड अप करने के लिए कह दिया गया। अशरफ कुरैशी साहब, सेनेटर साहब, अखुंज़ादा चट्टान साहब, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मशकूर हूँ कि आज मुझे कम ही बात करने दी। उन्होंने बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।